दोस्तों आज हम दोस्ती की एक ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप ये कहेंगे कि यार ऐसा भी कोई दोस्त इस दुनिया में है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक गांव में दो दोस्त थे जिनमें से एक का नाम था करण और एक का नाम था मृदुल। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे, साथ में आना जाना खाना पीना सब साथ में होता था। यहाँ तक कि जो करण था दोस्त, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, तो अपने दोस्त मृदुल की हमेशा वो पढ़ाई लिखाई में हेल्प करता था। जो भी चीजें मृदुल को नहीं आती थी वो करण बता देता था। लेकिन समस्या सिर्फ एक थी कि जो मृदुल के पिता थे वो सर्विस वाले थे, यानी कि सरकारी नौकरी करते थे, तो उनके घर की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जो करण के पिताजी थे वो एक किसान थे, तो उनकी उस हिसाब से स्थिति मतलब ज्यादा ऐसी नहीं कि भाई खाना पीना नहीं चल रहा है, लेकिन अंतर तो हो ही जाता है कि कोई एक सर्विस वाला आदमी हो एक बिना सर्विस वाला, तो बहुत अंतर हो जाता था। लेकिन इन दोस्तों के बीच में इस बात को लेके कभी भी कोई चीज नहीं आई कि हाँ नहीं हम पैसे वाले घर के हैं या तुम गरीब घर के हो। इनमें बहुत ही समानता रही, बड़े अच्छे दोस्त थे सभी लोग। इनकी दोस्ती को बड़ा ही सलोट करते कि यार ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। जैसे ही कुछ समय बीतता है और ये दोनों दोस्त साथ साथ इंटर कंप्लीट करने के बाद में आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं कि आगे भी पढ़ना है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या हुई कि जो मृदुल के पिताजी थे वो सर्विस करते थे, तो वो अपने पूरे परिवार को साथ में लेके वहां चले जाते हैं जहां पे वो सर्विस करते थे, और वो सर्विस करते थे दिल्ली में। अब मृदुल अपने दोस्त करण से अलग हो जाता है तो उसको कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन अब पिता के सामने उसकी कहाँ चलने वाली। और जाके वहां पे दिल्ली में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगता है और अपने पिता से कहा कि हम MBA करना चाहते हैं। तो मृदुल दिल्ली में रह के MBA अपनी कंप्लीट करने लगा, यानी कि MBA की पढ़ाई करने लगा। और इधर दोस्तों क्या था कि जो करण था वो तो अब यहाँ पे छूट गया, उसको खराब बहुत लगे, लेकिन करे क्या। तो वो भी अपनी जो भी आगे की पढ़ाई थी ग्रेजुएशन करने के बाद में अपने पिता से कहता कि पिताजी हम भी MBA की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोस्त पहले ही आपस में डिस्कस कर चुके थे कि आगे मुझे क्या करना है। मृदुल ने कहा कि हम MBA करेंगे, तो करण ने भी कहा कि हम भी MBA करेंगे। तो अब दोस्तों अलग हो गए। तो करण अपने पिता से कहता है कि हम MBA करेंगे, तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा ठीक है MBA करो, हर संभव प्रयास करेंगे तुम्हारे लिए, तुम पढ़ाई करो MBA करो। अब इसके लिए करण को भाई शहर में जाना है, एडमिशन करवाना है, तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा शहर में जाओ। पिताजी ने सारी तैयारी कर ली, पैसे का अरेंज कर लिया, क्योंकि करण का एडमिशन होना था MBA में, और बस एडमिशन होने ही वाला था। लेकिन दोस्तों कहते नहीं कि वक्त का कुछ भी पता नहीं, वक्त किसका कब बदल जाए। जो करण की माँ थी उनको अचानक पेट में दर्द होने लगा, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ गई और उनको आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां पे पता चला कि इनके पेट में एक बड़ा सा ट्यूमर जैसा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भाई जो वो पैसा रखा हुआ था करण के एडमिशन के लिए पिताजी ने इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा पैसा भैया पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और उनके ऑपरेशन की तैयारी होने लगती है। दोस्तों ऑपरेशन भी हो जाता है, लेकिन करण की किस्मत ऐसी कि माँ का ऑपरेशन भी हो गया, पैसा भी लग गया वो सारा, लेकिन फिर भी करण की माँ की मौत हो गई, यानी कि करण की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब तो घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब, अब तो चारों तरफ से ऐसा लगे कि समस्याओं ने घेर रखा है। अब करण परेशान कि देखो एक तो मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया, मेरी पढ़ाई भी रुक गई, ऊपर से मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, अब घर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब इसको कैसे हम क्या करें। पिताजी बहुत ज्यादा परेशान। दोस्तों करण हाथ थक के बैठ जाता है कि अब मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे बस इतनी पढ़ाई में गुजारा करना पड़ेगा। थोड़ा और वक्त गुजरता है तो करण के पिता कहने लगते कि बेटा माँ तो है नहीं, अब घर कौन संभाले, ऐसा करो तुम शादी कर लो, क्योंकि शादियां आ रही थी। करण पहले तो मना करता है, लेकिन पिताजी ने ज्यादा कहा तो करण ने अपनी शादी कर ली और घर में बहू आ गई। इसके बाद करण के पिता ने करण से कहा कि बेटा तुम MBA करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, चलो अब हम फिर से प्रयास करते हैं, फिर से पैसा इकट्ठा करते हैं और तुम्हारा MBA में हम एडमिशन करवा देते हैं। करण भी सोचता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब फिर से हम पढ़ाई की तैयारी करते हैं। करण के पिता ने पैसे इकट्ठे करके करण का एडमिशन करवा दिया MBA में। अब करण बहुत ज्यादा खुश कि चलो अब हम कम से कम पढ़ाई तो अपनी कंप्लीट कर लेंगे, MBA कर लेंगे तो भाई किसी कंपनी में मुझे बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों करण का एडमिशन हो गया। एक दिन क्या होता है कि अचानक करण के पिताजी के सीने में दर्द होने लगता है और उनको अटैक पड़ जाता है।
अटैक पड़ गया और पिताजी की मौत हो गई। अब तो करण के सामने ये इतना समय चुनौतीपूर्ण हो गया कि माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पिता भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पढ़ाई भी रुक गई, सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया। करण को कुछ भी ना समझ में आया कि अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। करण बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन पत्नी जैसे तैसे करण को संभालती कि जो भी होना होता है वो होके रहता है, इससे जिंदगी रुक नहीं जाती है, चिंता करना छोड़ो और देखो आगे। करण अपनी पत्नी के साथ में शहर में चला जाता है, लेकिन वहां पे काम तो करने लगा, एक छोटी मोटी कंपनी में उसको काम मिल गया, लेकिन उस काम के बदले जो सैलरी मिलती थी उससे करण का खर्चा नहीं चल रहा। जो बच्चा है, बीवी है, खाना पीना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उससे गुजारा नहीं हो रहा है। करण सोच रहा है इससे कैसे गुजारा करे। करण कोशिश करता है कि कहीं दूसरी जगह मुझे कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। तभी एक व्यक्ति से करण का संपर्क होता है और उस व्यक्ति ने कहा कि दिल्ली में एक फला फला कंपनी है, वहां पे कुछ जगह निकली हुई है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहां पे लगा दे। करण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और करण कहता है कि ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, करण पहुंच जाता है दिल्ली में उस कंपनी में काम करने के लिए जहाँ के लिए उस व्यक्ति ने बताया था। उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके करण की नौकरी उस कंपनी में लगवा दी, जिसके चलते उसमें करण को अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी और घर का खर्चा करने के बाद में, घर का खर्चा कंप्लीट होने के बाद में उसका कुछ पैसा बच भी जाता था। करण बहुत ज्यादा खुश कि चलो कम से कम कुछ तो जिंदगी में अच्छा हुआ। लेकिन दोस्तों, फिर समस्याओं ने करण को घेर लिया। वो जो जिस कंपनी में करण काम करता था, उस कंपनी को इतना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया कि उस कंपनी के मालिक ने अपनी उस कंपनी को ही बंद कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि ना तो करण को अपनी सैलरी मिल पाई, कंपनी ही बंद हो गई, और जो घर के खर्चे होते वो तो चाहिए चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए चाहिए। अब बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय की, अब मैं जाऊं तो जाऊंगा, करूं तो करूं क्या। करण दूसरी जगह नौकरी करने के लिए तलाश करता है, लेकिन कहीं भी कोई जगह खाली नहीं मिली। अब करण को कोई रास्ता ना सूझे, यहाँ तक कि करण ने अपने घर के खर्चे के लिए, जो भी मकान का किराया देना था, पानी बिल, बहुत सारी चीजें हो जाती, उसके लिए उसने अपने पत्नी के गहने बेच दिए। गहने बेच बेच के उसका जो था भुगतान किया। अब ये भी चीज कब तक चले। और ऐसा भी समय आ जाता कि करण के घर पे एक वक्त का खाना भी बनना मुश्किल हो गया। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि करण जाता है मार्केट में और एक अच्छी सी भेलपुरी की पैकेट लाता है और सोचता है कि चलो आज इसको ही खा के गुजारा करते हैं। और करण भेलपुरी खाता है, पानी पीता है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज आती है कि इसमें मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, और क्यों ना हम अपनी एक भेलपुरी का ही ठेला लगा लें। क्योंकि दोस्तों, ये जो करण था, इसको भेलपुरी बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी आती थी और ये अक्सर अपने घर में भेलपुरी बनाता था और अपने उस दोस्त को भी खिलाता था जो मृदुल था, पैसे वाले घर का लड़का। वो उसको इस अपने दोस्त करण के हाथ की बनी हुई भेलपुरी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो करण सोचता है कि चलो फिलहाल में अभी इतनी परेशानी है, तो आगे जो भी होगा देखेंगे, कम से कम इसमें ये तो है कि सवेरे शाम तक कुछ पैसा तो आ जाएगा, जिससे अब कुछ तो खाने पीने का सामान ले सकेंगे। इस उद्देश्य से करण ने थोड़ा बहुत पैसा जुटाया और एक भेलपुरी का ठेला लगा दिया। और दोस्तों, भेलपुरी करण इतनी अच्छी बनाता था, इतने तन मन धन से बनाता था कि उसकी भेलपुरी फटाफट बिक जाती थी। देखते ही देखते बड़े बड़े लोग आते, बड़ी बड़ी गाड़ियां आके वहां पे रुकती हैं और बहुत दूर तक उसकी प्रशंसा होती है कि बहुत ही अच्छी भेलपुरी बनाता है। एक दिन क्या होता है, एक मैगी चमचमाती हुई गाड़ी भी वहां पे आके रुक जाती है और गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरता है और जाता है उस दुकान पे, जो करण की दुकान थी भेलपुरी की, वहां पे जाता है और कहता है कि भैया 2 भेलपुरी की पैकेट पैक कर दो। तो करण ने 2 भेलपुरी की पैकेट पैक कर दी और वो व्यक्ति पैकेट लेके उस गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चली गई। और उस गाड़ी का जो मालिक था, उसने जब उन पैकेटों को खोला, क्योंकि जो पैकेटें लेने गया था वो एक चपरासी था, नौकर था, और मालिक था वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। तो जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो उन पैकेटों को खोलता है। जैसे ही भेलपुरी को खाता है, वैसे ही उस गाड़ी के मालिक को ऐसा लगता है कि जैसे ये भेलपुरी जानी पहचानी सी हो, इसको हम पहले खा चुके हैं। और ऐसी भेलपुरी मेरा दोस्त बनाता था। क्योंकि दोस्तों, ये चमचमाती हुई गाड़ी में जो बैठा था, ये कोई और नहीं, ये मृदुल था। और मृदुल एक बहुत बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर बन चुका था। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी मतलब अंदाजा नहीं था कि ये भेलपुरी मेरा ही दोस्त बनाता है। उसको बहुत पसंद आती है और वो उन ख्यालों में खो जाता है कि मेरा दोस्त भी ऐसे ही बनाता था।
और सोचता है कि कल फिर से उसकी दुकान से हम काफी सारी भेलपुरी के पैकेट लेंगे और घर पे लाएंगे और उसको खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही टेस्टी। दोस्तों अगला दिन होता है, अगले दिन फिर से वो गाड़ी वहीं से गुजरती है और गाड़ी से एक नौकर उतरता है, जाता है भेलपुरी के पास में, कहता है कि मेरे मालिक को तुम्हारी भेलपुरी बहुत ज्यादा पसंद आती है और तुम मुझे 3-4 पैकेट दे दो। दोस्तों 3-4 पैकेट उसने ले ली उस नौकर ने। इसके बाद में 500 का नोट दिया था मृदुल ने, क्योंकि मालिक वही था गाड़ी का। मृदुल ने 500 का नोट दिया था, कहा था कि दे देना और छुट्टे वापस ले आना। लेकिन करण ने कहा कि भैया मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप मुझे छुट्टे ही दे दो। लेकिन वो गाड़ी का मालिक जो मृदुल था वो अपने नौकर से कह देता है कि तो 500 रुपए पूरे दे दो, कल हम फिर से लेने आएंगे। जब दोस्तों ये आवाज थोड़ी सी करण के कानों में गई, क्योंकि मृदुल शीशा बंद करके बैठा हुआ था अंदर, वो अपने कुछ काम में बिजी था। जब ये आवाज करण के कानों में गई तो करण को ऐसा लगे कि मैंने ये आवाज सुनी है, ये ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त मृदुल की है। तो भेलपुरी की पैकेट मृदुल घर पे लेके गया और उन पैकेटों को खोला और खाया, तो उसको ऐसा लगे कि ऐसा तो नहीं कहीं मेरा दोस्त ही ये बेचता हो, क्योंकि स्वाद बिल्कुल एक जैसा। अगले दिन उसने सोचा कि हम उस भेलपुरी वाले के पास में जाएंगे, उससे मिलेंगे कौन है। अगले दिन जब वो जाता है तो वो दुकान वहां पे बंद होती है। तो वो मृदुल उतर की गाड़ी से पूछता है सबसे कि यहाँ पे जो भेलपुरी की दुकान लगाता है वो व्यक्ति कहाँ, आज उसने लगाई नहीं। तो वहां के लोग कहते हैं कि आज उसने नहीं लगाई, पता नहीं क्यों नहीं लगाई है। लेकिन पता नहीं क्यों बेचारे की क्या मजबूरी है, वो इतना पढ़ा लिखा फिर भी उसको भेलपुरी बेचनी पड़ रही है। जब मृदुल ने ये बात सुनी तो उसको पूरी तरह से ऐसा लगने लगा कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ऐसा तो नहीं वही हो। तो मृदुल को इस चीज को जानने की बड़ी उत्सुकता होने लगी। और उधर करण ने जब आवाज सुनी, जब मृदुल ने कहा था कि छुट्टे नहीं तो पूरे दे दो, तो करण को कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगी थी कि मेरा दोस्त तो नहीं, आवाज तो उसके जैसी है। तो करण ने क्या किया कि उस दिन दुकान नहीं लगाई। करण एक जगह पे छुप गया और देखने लगा कि शायद मृदुल दोबारा आए, और दोबारा अगर वो मुझको इस हालत में देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। करण ने इसलिए अपनी दुकान भेलपुरी की नहीं खोली। और अगले दिन जब मृदुल आता है वहां पे देखता है, और करण ने दूर से मृदुल को देख लिया और करण समझ गया कि ये बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, इसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म लगेगी, इसके सामने हम कैसे जाएं। करण वहां पे छुपा रहा। तो अगले दिन फिर से छुपके से दूर से वो मृदुल अपनी गाड़ी से देखने आया। तो दूर से उसने देखा कि उसका दोस्त ही भेलपुरी बना रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अगर करण को कहीं लगवा दूं तो करण शायद ये ना सोचे कि वो नीचे पोस्ट पे है और हम ऊंची पोस्ट पे, उसको खराब ना लगे, मेरी दोस्ती में एक मतलब मतभेद ना हो जाए और एक दोस्ती में दरार सी ना आ जाए कि बड़ी पोस्ट पे छोटी पोस्ट पे कैसे मिले, कैसे बात करें। लेकिन मृदुल ने ये तय कर लिया कि हम इसको भेलपुरी नहीं बेचने देंगे, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसके लिए हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे इसकी जिंदगी अच्छे से कटे। और अगले दिन मृदुल अपने ऑफिस में जाता और वहां पे एक चपरासी से कहता है कि फला फला जगह पे जाओ। उस जगह का एड्रेस दिया जहाँ पे करण भेलपुरी बेचता था, और कहा कि उस भेलपुरी वाले से जाके मेरी कंपनी के बारे में बताना कि वहां पे जगह खाली है और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, वहां पे तुम अपना इंटरव्यू दे सकते, हो सकता है कि तुम्हारे वहां पे हो जाए। जब अगले दिन वो चपरासी उसके पास में जाता है, करण के पास में, करण को बताता है, तो करण कहता है कि कहाँ नौकरी मिलती है भैया, हम तो हाथ थक के बैठ चुके हैं, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, मुझे बस यही काम करने दो। लेकिन उस चपरासी ने बहुत कुछ समझाया और मृदुल ने बता भी दिया था कि मेरे बारे में कुछ मत बताना, सिर्फ आप ये बता देना कि वहां पे जगह खाली है। जब चपरासी ने बहुत विनती की तो वो करण मान जाता है, कहता ठीक है हम अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे। करण अपने सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है, जहां पे मृदुल उसका दोस्त जनरल मैनेजर था। पहुंच जाता है तो वहां पे और भी लड़के लड़कियां हैं जिनका इंटरव्यू होना था और एक अच्छी खासी पोस्ट के लिए। तो जब सबका इंटरव्यू हो जाता है तो 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिनमें से 2 लड़कियां थी और एक करण था। तो जो मृदुल था इसने ये कहा था कि जब लिस्ट बन जाए 3 लोगों की, क्योंकि 3 लोगों को सिलेक्ट किया, इसके बाद में इनमें चयन करना है किसको एक को रखना है, तो वो लिस्ट मेरे पास में भेजना, हम सिलेक्ट करेंगे किसको यहाँ पे रखना है किसको नहीं रखना है। जब ये लिस्ट मृदुल के पास में पहुंचती है तो मृदुल ने फटाक से टिक मार दिया करण से कि करण को ये नौकरी मिल गई और अच्छे खासे पद पे, जिसमें अच्छी खासी सैलरी थी। जब करण को ये पता चला कि मेरी नौकरी लग गई, यहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गया, तो करण इतना ज्यादा खुश। और मृदुल ने अपने सारे
जो संगी साथी सबको बता दिया कि करण को मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसकी मतलब खुददारी को ठेस लगेगी, पता नहीं क्या सोचेगा। अब करण अपने घर पे जाता, अपनी बीवी को बताता है कि मेरी तो नौकरी लग गई और इतने पैसे मिलेंगे, अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी जिंदगी बन गई। बहुत ज्यादा खुश होता है और अगले दिन से करण अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद क्या होता है कि मृदुल जिस कंपनी का जनरल मैनेजर था, उस मालिक की और भी ब्रांचें थी, जो कंपनी थी उसकी और भी ब्रांचें थी, तो दूसरी जगह दूसरी कंपनी में कुछ घाटा चल रहा था, जिसके चलते उस कंपनी के मालिक ने मृदुल को दूसरी जगह पे भेज दिया और कहा कि तुम वहां पे देखो जाके, वहां पे उस कंपनी में बहुत ज्यादा घाटा चल रहा है, नुकसान चल रहा है। तो यहाँ पे जो मृदुल की जगह थी, यानी कि जनरल मैनेजर का पद जो था वो रिक्त हो जाता है। तो वो मृदुल अपने मालिक से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, ये कहता है कि साहब अगर आपको जनरल मैनेजर की जरूरत पड़े, उनका पद रिक्त भरना पड़े, तो आप जो यहाँ पे करण काम करता है कर्मचारी, उसको इस पद पे रख लेना, आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी चलेगी, मुझे उस पर बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत अच्छा काम करता है। जब मृदुल ने ये बात कही तो मालिक इस बात से सहमत हो जाता और मालिक को भी करण का काम बहुत अच्छा लगता था। और इधर मृदुल ने अपने सारे कर्मचारियों को ये बता रखा था कि करण को बिल्कुल भी पता न लगने पाए कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने उसको यहाँ पे लगाया है। अब मृदुल पहुंच जाता है दूसरी कंपनी के लिए और जिस कंपनी में घाटा चल रहा था उसको देखने लगता है, तो वो कंपनी अच्छी चलने लगती है और उसका जो भी नुकसान था वो उसकी भी भरपाई हो गई। इधर जो मृदुल की जगह खाली हो गई थी जनरल मैनेजर की, उसके लिए मालिक ने करण को सिलेक्ट कर दिया, यानी कि करण भी मैनेजर बन गया कंपनी का और जो मृदुल था वो भी कंपनी का मैनेजर बन गया। लेकिन मृदुल ने करण को इस बात के बारे में बिल्कुल भी जानने नहीं दिया, एहसास नहीं होने दिया कि ये सब उसके दोस्त ने किया है। दोस्तों समय बीतता जाता है, इसके बाद में मृदुल पूरी जान लगाए अपनी कंपनी को ऊपर लाने में और जो करण था ये पूरी जान लगाए है अपनी कंपनी को ऊपर लाने में। दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी जो कंपनियां हैं उनके मैनेजर इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे। दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं उस मालिक की, तो उनका क्या होता है कि एक साल में कंपटीशन होता है कि किस कंपनी के मैनेजर ने अपनी कंपनी को अच्छा बनाया है, जिसकी कंपनी सबसे अच्छा काम करती है, अच्छा रिजल्ट देती है, उसके मैनेजर को अच्छा खासा प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों इसका कंपटीशन शुरू होने वाला था कि कौन भाई विनर रहेगा, किसको प्राइज दिया जाएगा। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि करण अपने ऑफिस में था, तभी उसको एक तस्वीर दिखाई देती है, जिनमें दिखाई देता है कि दो दोस्त हैं और वो दो दोस्त कोई और नहीं बल्कि वो खुद और उसका दोस्त मृदुल। तो वो करण अपने चपरासी को बुलाता है और पूछता है कि ये तस्वीर किसकी है। तो वो कहता है कि ये जो बड़े सर अभी यहाँ से गए हैं, जिनके पद पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, वो है और उनके बचपन का दोस्त है। दोस्तों जैसे ये बात सुनी तो करण की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे दोस्त ने ये सब कुछ किया है और वो ही मुझे यहाँ तक लाए, क्योंकि चपरासी ने चुपके से सब सारी बात बता दी कि उन्होंने मना किया है कि मैं आपको ना बताऊं, लेकिन यहाँ तक आपको उन्हीं ने ही बिठाया है। करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, कैसे मेरी दोस्ती निभा रहा है। लेकिन दोस्तों वो भी दिन आ जाता है जब कंपटीशन होना था और विनर भैया चयन होना था कि कौन विनर बनेगा। अब क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां थी उन सब में जो करण की कंपनी थी और जो मृदुल की कंपनी थी, ये दोनों कंपनी टॉप में थी। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बराबरी की टक्कर में है, कोई कम ज्यादा नहीं। लेकिन अब विनर तो एक ही बनेगा, लेकिन समस्या वहां पे ऐसी कि ये तो दोनों ही टॉप पे जा रहे। तो करण ये सोचता है कि अगर हम जीत गए मेरे दोस्त मृदुल को खराब लगेगा, और मृदुल ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो हम नहीं जीतना चाहते, हम अपने दोस्त को जिताएंगे। करण चुपके से कहता है कि मेरा नाम वापस ले लो और मृदुल की कंपनी को जीतने दो, मृदुल को जीतने दो। लेकिन वहां पे जो जजमेंट करने वाले थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहां से बात आ गई, दोस्ती वाली यहाँ पे बात नहीं चलेगी, जो जीतेगा वो जीतेगा। लेकिन जब करण बहुत ज्यादा कहता है तो करण का नाम वापस ले लिया जाता है। उधर क्या था कि मृदुल जब ये जानता है कि मेरे दोस्त करण की भी कंपनी टक्कर पे है, तो वो भी जाता है और जजमेंट करने वाले व्यक्ति से कहता है कि आप मेरा नाम वापस ले लो, मेरे दोस्त को जिता दो जो करण है। अब दोनों तरफ से एक ही बात, आप जजमेंट करने वाले बहुत ज्यादा परेशान। अब वहां पे एक नई समस्या
कि ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है, इतना बड़ा बलिदान कि खुद नहीं जीतना चाहते, खुद अपने आप को हराना चाहते हैं। ऐसी दोस्ती तो मैंने आज दिन तक नहीं देखी। दोस्तों, जब इनकी दोस्ती को देखते हैं तो वहां के लोग, वहां के मालिक, वहां के जजमेंट करने वाले शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ तक कि उनको इनकी दोस्ती इतनी भा जाती है कि विनर दोनों को बनाया जाता है। और दोनों को जब मंच पे बुलाया जाता है, दोनों दोस्त जब मैनेजर बन के एक दूसरे के सामने आते हैं तो गले से चिपट के इतना रोते हैं कि जो भी इनको देखता है वो भावुक हो जाता है। और भाई, उनकी दोस्ती की एक मिसाल बन जाती है। इस तरह दोनों दोस्त एक बराबर पोजीशन पे थे, बराबर स्थिति थी उनकी, बराबर पैसा था उनके पास में। तो आप लोग इस दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।